जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही है। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्लास में मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पढ़ाया हुआ था और मैंने कहा था इस एक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं। इसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। सारी की सारी चीजें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जितने भी प्रोविजंस थे, सब कुछ मैंने आपको पूरी डिटेल में करा दिया। आज की जो हमारी क्लास है, आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या इसकी वजह थी, इस एक्ट को लाने क्या वजह थी, ठीक है ना, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी क्लास से शुरू करते हैं। और ये एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1909, 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या जरूरत पड़ी आखिर इस एक्ट को लाने की। ठीक है ना, इस एक्ट के लाने के पीछे की वजह क्या थी वो देखते हैं। सबसे पहला राइजिंग नेशनलिज्म है। ठीक है ना, देशभक्ति की जो भावना थी, नेशनलिज्म था, वो बढ़ रहा था धीरे धीरे इंडिया में। सेकंड है ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द होम रूल लीग। होम रूल लीग जो थी उसकी मांग बढ़ रही थी। लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, फिर आप ये कह सकते हो सेल्फ गवर्नेंस कह सकते हो। सेल्फ गवर्नेंस की यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे थे। ठीक है, थर्ड रीजन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, एंड ग्रोइंग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, और इस टाइम पे क्या था, थोड़ी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी ग्रो कर रही थी। वैसे मैंने आपको बताया था कि जो कांग्रेस था उस टाइम पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो आप ये कह सकते हो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज मतलब है कि जैसे हम ज्यादा मतलब प्रेयर पे भरोसा नहीं करेंगे, हम हाथ जोड़कर विनती नहीं करेंगे आप हमें होम रूल दीजिए, आप हमारे देश से चले जाइए। बेसिक से ये था कि हम मार के भी आपको भगा सकते हैं, मार पीट के भी हम अपना अपने देश को आजाद करा सकते हैं। ठीक है ना। और इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे जो क्रांतिकारी लोग थे वो भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, मतलब थोड़ा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वो भी कर रहे हैं। ठीक है। फोर्थ है लखनऊ पैक्ट 1916। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। यहाँ पे मुस्लिम और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग जो थी और कांग्रेस ने मिलजुल के काम करना शुरू कर दिया था। तो कई रीजन थे जिसकी वजह से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1919 में लगभग लगभग आप ये कह सकते हो जालियावाला जो बाग था, ठीक है, जालियावाला बाग मसैकर हुआ था। ठीक है, इस टाइम पे ये था। रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था। तो कई रीजन थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिफॉर्म किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट क्या है और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में हम सेपरेट क्लास करेंगे। मैं अगली क्लास कोशिश करूंगा इसी के बारे में कंडक्ट हो। और इस टाइम पे जालियांवाला बाग तो आप सभी को लगभग लगभग सभी को पता है कि जो जनरल ओ डायर था उसने आदेश दे दिया था कि जो लोग हैं बैसाखी का त्योहार मनाने आए हुए तो उन पे फायरिंग कर दी गई थी। लगभग 8 या 9 सौ लोगों की जान गई हुई थी। अब ये आंकड़ा 800-900 बताता है, लोग कहते हैं 1500-1600 लोग भी मरे हुए थे, डबल आंकड़े बताते हैं। ठीक है। तो कई रीजन थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ रीजन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, 4-5 रीजन है, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर इस एक्ट में था क्या। कहा तक कहते हैं ऑन अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने पहली बार डिक्लेयर किया, पहली बार ये घोषित किया हुआ था that its objective was the gradual introduction of responsible government in India। कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम धीरे धीरे ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करेंगे, कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाइए। जैसे कई बार बोला है कि हम आपको, मतलब कि हम आपको रिप्रेजेंटेशन का मौका देंगे, आप बजट पे डिस्कस करेंगे। आप बजट पे डिस्कस 1893 से शुरू हो रहा था, पर वोट डालने का अधिकार 1919 में दिया जाता है। ठीक है, 1909 में कुछ रिफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, कि आप मेंबर बन सकते हो, सचिदानंद सिन्हा पहले मेंबर बन गए थे। तो यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे इंट्रोडक्शन किया जाता है, कि हम कह रहे हैं कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, कि हम भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार जो है उसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वॉज थस इनेक्टेड, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 जिसे इनेक्ट किया गया, इसे लाया गया था। विच केम इनटू फोर्स इन 1921, जो कि 1921 में फोर्स में आता है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया 1919 में, पर ये लागू होता है 1921 में। जैसे मैं आपको सिंपल से बताऊं, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान लिख करके तैयार हो गया था। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने सिग्नेचर भी कर दिया था, पर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919, 1919 का एक्ट है, उसे लाया गया, लेकिन इंप्लीमेंट कब किया गया? 1921 में। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1919 का जो एक्ट है उसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1909 का जो एक्ट है उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से 1919 का जो एक्ट है उसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन किया हुआ। अक्सर वन लाइनर ने पूछता है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। उस टाइम पे जो मॉन्टेगू थे वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे इंडिया के लिए, और जो चेम्सफोर्ड थे वो वॉयस रॉय हुआ करते थे इंडिया के। ठीक है, 1919 में जब ये एक्ट लाया गया था, उस टाइम पे मोन्टेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे इंडिया के लिए, और जो चेम्सफोर्ड थे वो हमारे वॉयस रॉय हुआ करते थे। ठीक है, ये इमेज है, ये मोन्टेगू है। ठीक है, और ये चेम्सफोर्ड है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, और ये हमारे वॉयस रॉय हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, यही दोनों महाशय हैं। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या प्रोविजंस थे आपको वो बताते हैं। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, क्या जरूरत थी, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों लाया गया, ये भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रोविजंस क्या थे। फर्स्ट प्रोविजन कहता है, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। कहता है सेंट्रल का जो कंट्रोल था, जो सेंट्रल था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, उसका जो कंट्रोल था प्रोविंसेस के ऊपर, जो हमारे 8 से 9 प्रोविंसेस हुआ करते थे, जो उनके ऊपर कंट्रोल था, उसको डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया गया। उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर कह सकते हो कम किया गया, उसके ऊपर दबाव कम किया गया। ठीक है ना, और कम कैसे किया गया? डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, के सेंट्रल के सब्जेक्ट और प्रोविंस सब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि आप ये कह सकते हो सेंट्रल एंड प्रोविंस सब्जेक्ट थे, किस पे वो नियम कानून बना सकते हैं, उन दोनों को अलग कर दिया गया। जैसे अभी हमारे यहाँ है, सेंट्रल लेवल के पास है। ठीक है, हमारे पास 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट आप लोग कहते हैं, प्रोविंस लिस्ट भी कह सकते हैं। उस पे क्या है कि सेंट्रल लेवल ही नियम बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट सरकार नियम बना सकती है, स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी वो नियम बना सकती है। तो यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंस की जो सब्जेक्ट थे, जो मैटर हुआ करते, जिसपे वो नियम कानून बना सकते थे, उन्हें सेपरेट कर दिया गया था, डीमार्केट कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि सेंट्रल लेवल इन सब्जेक्ट पे नियम कानून बनाएगी और स्टेट लेवल इन सब्जेक्ट पे नियम कानून बनाएगी, यानी प्रोविंस जो है। ठीक है, द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वॉज ऑथोराइज टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। आगे कहता है जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हुआ करते थे, यानी सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंस लेवल पे जो लेजिस्लेचर थे, जो लॉ बनाने वाली बॉडी थी, उन्हें कहा गया कि आपको अथोराइज किया जाता है, आपको पावर दी जाती है, हम आपको पावर दे रहे हैं टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि आप अपनी सब्जेक्ट संबंधित, आपके पास जो एक लिस्ट है, जो आपके पास सूची है, और उस सूची में जो जो नियम कानून लिखे हुए हैं, आप उनके लिए नियम बना सकते हो, उसमें आपके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करे, कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगा, आप फ्री हैं। नाउ यू कैन मेक लॉस। ठीक है ना, हाउएवर, हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी, लेकिन स्ट्रक्चर क्या था, थोड़ा सेंट्रलाइज था। सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसके पास ज्यादा पावर थी, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेस थे, आप ये कह सकते हो। ठीक है ना, एंड यूनिटरी, यूनिटरी मतलब एक तरफा कह सकते हो। जैसे अभी हमारे यहाँ कई बार डिबेट होती है कि सेंट्रल के पास बहुत ज्यादा पावर, उसका एक रीजन ये भी कि अगर सेंट्रल के पास पावर नहीं होगी ना, अलग अलग छोटे छोटे जो जमीन, मतलब आप एक ऐसे छोटे छोटे एरिया होते हैं, वो एक नए नए स्टेट की डिमांड करने लगते हैं। जैसे बोडोलैंड है, ठीक है ना, विदर्भा है, वो डिमांड कर रहे हैं कि एक नया स्टेट बनाया जाए। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया जाए और कम से कम 2-3 स्टेट, नए स्टेट बनाए जा सकते हैं। डिमांड करने लगते हैं, इसीलिए सेंट्रल को थोड़ा ज्यादा पावर दी गई कि आप पावरफुल रही, जब आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो आप उसको पास होने दीजिए। पर अगर लगता है कि स्टेट यहाँ पे आर्बिट्रेरी हो रहा है, थोड़ा तानाशाही कर रहा है, तो आप उसको डाउन करिए, कंट्रोल में करके रखिए। तो कहा जाता है हाउ एवर द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। पावर तो दे दी गई, दो लिस्ट बना दी गई, सेंट्रल और प्रोविंस दोनों को पावर दे दी गई, लॉस बना सकते हो, लेकिन सेंट्रल के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर थी, यूनिटरी था, बायसनेस था। ठीक है। सेकंड पावर क्या थी? इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। प्रोविंस के जो सब्जेक्ट थे, ठीक है ना, प्रोविंस के जो सब्जेक्ट हुआ करते, प्रोविंशियल लेवल सरकार किस तरह से नियम बना सकती थी, किन किन लिस्ट में नियम बना सकती थी, उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक था ट्रांसफर्ड और एक था रिजर्व। कहा गया एक में आप बना सकते हो, एक रिजर्व रहेगा, उसमें सिर्फ हम ही लोग नियम कानून बनाएंगे, यानी कि जो वॉयस रॉय था, वॉयस रॉय काउंसिल थी, वो नियम कानून बनाएंगे। ठीक है। द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहते ट्रांसफर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है जो दे दिए गए थे, वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर, इसकी देखभाल कौन करे? गवर्नर करेगा। जो प्रोविंस लेवल पे गवर्नर है वो इसकी देखभाल करेंगे, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। और मदद इनकी कौन करेगा? मिनिस्टर्स मदद करेंगे। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी मदद करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। तो कहा गया कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो देखभाल है, वो गवर्नर के द्वारा की जाएगी। उसकी देखभाल गवर्नर के द्वारा की जाएगी। एड ऑफ मिनिस्टर्स, और मदद कौन करेगा? मिनिस्टर्स मदद करेंगे। रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये सब लोग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट है, लोकसभा के प्रति क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है, वो जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पे है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए क्या होंगे? जिम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। द रिजर्व सब्जेक्ट, और कहता है जो रिजर्व सब्जेक्ट थे, जिनको रिजर्व कर दिया गया था, ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसको गवर्नर करेगा, ठीक है ना। जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है, एक सेकंड में पेन चेंज कर दूं। हाँ चलिए। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन वो कौन करेगा? गवर्नर करेगा। जो हमारी रिजर्व सब्जेक्ट थी उसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर करेगा, एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है ना, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर की, उसकी मदद से, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और गवर्नर की जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं कि कुछ कमिटी ऐसी जो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं है। अभी के लिए, अभी कंटेक्स्ट में कह सकते हैं, तो उस टाइम पे ये था कि जो गवर्नर है, जो गवर्नर रिजर्व सब्जेक्ट के ऊपर नियम कानून बनाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति। यानी अगर उसने कोई नियम कानून पास कर दिया, उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दिस डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस वाज नोन एज डायरकी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायरकी कहा जाता है। ये जो डुअल गवर्नेंस है, आप ये कह सकते हो द्वितीय सरकार। डुअल गवर्नेंस मतलब, डुअल मतलब दो, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डायरकी कहते हैं। अ टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायार्क, ये जो डायरकी शब्द है वो ग्रीक से निकला हुआ है, डायार्क से, जिसका मतलब होता है डबल रूल, दो रूल, ठीक है, दो लोग शासन करें। हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल, कहते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हालांकि अनसक्सेसफुल था, यानी कि असफल था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द गवर्नर वाज इन चार्ज, द गवर्नर वाज इन चार्ज ऑफ द रिजर्व लिस्ट। जो रिजर्व लिस्ट थी और जो गवर्नर के पास हुआ करती थी, यानी रिजर्व लिस्ट पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और उसकी काउंसिल नियम बना सकते थे, along with his executive councillors. द सब्जेक्ट अंडर दिस लिस्ट वॉज लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर है, नियम कानून आप गवर्नर बनाएगा। इरिगेशन, सिंचाई संबंधित जो नियम कानून वो भी गवर्नर बनाएगा। फिनेंस संबंधित, वित्त से संबंधित, पैसे संबंधित जो नियम कानून वो भी गवर्नर बनाएगा। लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा, जमीन संबंधित जो भी नियम कानून होंगे उसे भी कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। और दूसरी तरफ क्या था? द मिनिस्टर्स वर इन चार्ज ऑफ सब्जेक्ट अंडर ट्रांसफर लिस्ट। जो मिनिस्टर्स थे, जो मंत्री हुआ करते, मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनको ट्रांसफर सब्जेक्ट का चार्ज दे दिया गया कि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, आप इसको देखिए, आप इन्हें संभालिए। ठीक है ना। द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड वर एजुकेशन, जो हमारे मिनिस्टर्स थे वो एजुकेशन, शिक्षा पे ध्यान देंगे। लोकल गवर्नमेंट, यानी कि पंचायती राज कह सकते हो, जो ग्रास रूट लेवल पे होती है, उस पे ये लोग ध्यान देंगे। हेल्थ, स्वास्थ्य हो गया।
एक्साइज जो कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। इंडस्ट्री औद्योगिक इकाइयां जो थी। पब्लिक वर्क सरकार संबंधित, गवर्नमेंट संबंधित जो काम जैसे रोड बनवाना, सड़क बनवाना है ना, और ये नहर वहर बनवाने का काम था। रिलीजियस, आपके जो रिलीजियस इंडोमेंट थे, धर्म से संबंधित जो भी आपको अनुदान देना है, जो भी आपको डोनेशन करना है, उस सब पे नियम कौन बनाएगा? आपके मिनिस्टर्स बनाया करेंगे, और ये ट्रांसफर सब्जेक्ट के नियम थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या था और ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या क्या था, कौन नियम बना सकते थे कौन नहीं। तो रिजर्व जो लिस्ट हुआ करती थी, जो आपके रिजर्व लिस्ट थी, उस पे गवर्नर नियम बना सकता था, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थी, ट्रांसफर लिस्ट थी, उस पे मिनिस्टर्स नियम बना सकते थे। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें यहां तक अभी समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं थर्ड प्रोविजन क्या था इस एक्ट का। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। कहते हैं पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, कि आप जाइए वोट डालिए और जा करके अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करिए। ठीक है ना, नियुक्त करिए उन्हें। Thus, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameralism legislature consisting of an upper house। देखिए, bicameralism मतलब होता है दो दो हाउस हो जाएंगे, जैसे अभी हमारे यहाँ चलता है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। तो कहा गया जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसके पास अभी तक नियम कानून बनाने का अधिकार था, उसको रिप्लेस कर दिया गया था। अब उसको हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया बाय अ बाइकैमरिज्म लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस। बाइकैमरिज्म, दो हाउस इंट्रोड्यूस किए गए थे। दो हाउस में एक अपर हाउस था जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, जैसे अभी हमारी राज्यसभा है, अपर हाउस। ठीक है ना, एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहा गया, जैसे अभी हमारी लोकसभा है लोअर हाउस है, राज्यसभा हमारी अपर हाउस है। ठीक उसी तरीके से उस टाइम पे जब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कहा गया कि अपर हाउस जो होगा काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाएगा, यानी प्रोविंस वाले कह सकते हो। एंड द लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या कहा गया? लोअर हाउस। तो बाइकैमरलिज्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। डायरकी और बाइकैमरलिज्म दोनों इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब दो दो ही होता है। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। कहा गया कि मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर होंगे, ठीक है ना, दोनों हाउस के, फिर चाहे वो अपर हाउस हो, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट, या फिर लोअर हाउस हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली हो, दोनों के जो मेंबर हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन चूज किए जाएंगे, यानी उनके लिए चुनाव होगा। ठीक है ना, और मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ज्यादातर जो मेंबर है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर हैं, उन्हें कौन इलेक्ट करेगा? जनता, डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से वोट डाल करके। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं, 17 नवंबर को चुनाव है, कल ही खत्म हुआ है। ठीक है, चलिए फोर्थ प्रोविजन क्या था वो देखते हैं। कहता है इट रिक्वायर्ड दैट, ये जरूरी था, दैट द 3 of the 6 members फ्रॉम द वॉयस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कहता है वॉयस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है ना, वॉयस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो उसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर। उन 6 मेंबर में 3 मेंबर जो हैं, ठीक है ना, 3 मेंबर जो हैं वर टू बी इंडियन, वो इंडियन होने चाहिए। कहा गया कि जो वॉयस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वॉयस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर। उनमें से 3 जो होंगे वो कौन होंगे? इंडियन होंगे। इन 6 मेंबर में 3 जो होंगे वो भारतीय होंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ प्रोविजन क्या था? इट एक्सटेंडेड द प्रोविंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या था? मैंने आपको पीछे बताया हुआ था कि अगर कोई एक एरिया है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा, तो मुस्लिम बस वहां पे वोट डाल सकते हैं मुस्लिम कैंडिडेट के लिए। हिंदू सिख ईसाई पारसी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। मैंने पिछली क्लास 1909 का जो रिफॉर्म था, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, आप ये कह सकते जाति के आधार पर, फिर धर्म के आधार पर जो प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसे बढ़ा दिया गया। अब ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ और कम्युनिटी में था, सिक्स कम्युनिटी में दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन। जहां जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, मेजोरिटी में थी, या फिर कह सकते हो माइनॉरिटी भी कहा जा सकता है, माइनॉरिटी भी हो सकती है। ठीक है ना, उनको ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड कर दिया गया। कहा गया कि मुस्लिम बस के पास ये पावर नहीं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की, सिख्स को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, सिख हुआ करते थे,
इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और साथ ही साथ यूरोपियन हुआ करते थे, उन्हें भी ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था। ठीक है, तभी आप देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी फिर 1930 के बाद मतलब कि डिमांड करने लगते हैं कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, दलित लोग हैं, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो फिर गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं सिक्स प्रोविजंस क्या थे। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजीज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। मैंने कहा पीछे कि वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, आप डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको वोट डालने का अधिकार है। तो कहते हैं फ्रेंचाइज, ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। वोट डालने का अधिकार दिया गया पर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को, यानी सभी ऑल ओवर। जैसे अभी हमारे पास है, अगर आप 18 साल के हो गए हो, पढ़े लिखे हो, आपके पास संपत्ति है, टैक्स पे कर रहे हो, डजेंट मैटर, यू कैन वोट, यू कैन कास्ट योर वोट, आप अपना वोट डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन उस टाइम पे 1990 पे जब इंट्रोड्यूस सॉरी 1919 पे जब इंट्रोड्यूस किया गया, 1919 पे जब ये इलेक्शन का मतलब कि इंट्रोडक्शन दिया गया, तो कहा गया कि जो लोग पास प्रॉपर्टी है, जिन लोग टैक्स पे करते हैं, और जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनके पास शिक्षा है, मतलब पढ़े लिखे हैं, वो वोट डाल सकते हैं। वुमेन वर ऑल्सो ग्रांटेड या फिर गिवन द राइट टू वोट, महिलाओं को भी अधिकार दिया गया था। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप टैक्स पे करती हैं, तो आप भी वोट डाल सकते हैं। ये इनको महिलाओं को भी अधिकार दे दिया गया था। तो 1919 में ही, 1919 में ही महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं, जैसे अमेरिका है और यूके है, उन्होंने 1930, 1935, 1940 में अधिकार दिया हुआ। महिलाओं को इसके लिए संघर्ष करना पड़ा कि हमें भी वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में 1919 में ही अधिकार दे दिया गया कि आप भी वोट डाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि उस टाइम पे एज जो है ना, वो 21 हुआ करती थी। 21 साल के जो लोग हैं, उन्हें वो लोग वोट डाल सकते थे। फिर हमारे यहाँ 1989 में कानून बनाया गया था, उसके बाद ये उम्र 18 साल कर दी गई थी। ठीक है, कमेंट करके भी आप मुझे बताइएगा कि कौन सा एक्ट था, कौन सा अधिनियम था, जिसकी वजह से उम्र घटा करके 18 साल कर दी गई थी। ये आपके लिए होमवर्क समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोविजंस क्या थे, सातवां हमारे लिए क्या प्रावधान किया गया, तो वो देखते हैं। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। कहते हैं लंदन में क्या किया गया, भारत के लिए, सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए एक नई ऑफिस क्रिएट की गई, लंदन में क्रिएट की गई थी। और ऑफिस का नाम था हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर की जो ऑफिस थी, वो लंदन में क्रिएट की गई थी। एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस hitherto परफॉर्म बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भारत के लिए था, जो वो काम करता था, जो वो फंक्शन किया करता, जो वो काम किया करता था, तो कुछ काम इस ऑफिस में ट्रांसफर कर दिए गए। जो हमारा हाई कमिश्नर का ऑफिस था लंदन में, वहां पे कुछ पावर दे दी गई। जो हमारे यहाँ वॉयस सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो काम किया करता था, उसके कुछ काम क्या थे, जो हमारे हाई कमिश्नर थे लंदन में, जो ऑफिस बनाया गया था, वहां पे उसको पावर ट्रांसफर कर दी गई थी। कहा गया कि अब आप कुछ काम ले लीजिए, आपको कुछ जिम्मेदारी दी जाती। ठीक है, एट प्रोविजन क्या कहता है वो देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें क्या किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं, यूपीएससी, एमबीपीएससी, ठीक है ना, बीपीएससी, इन सब की तैयारी आप लोग करते हैं, सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे ये भी प्रोविजन रखा है कि इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है ना, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाएगी। Hence, a central public service commission was set up in 1926 for recruiting civil servant। ठीक है ना, 1926 में एक क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी सेंट्रल लेवल पे एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है। और कब सेटअप किया गया ये, 1926 में, फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट, जो हमारे सिविल सर्वेंट है उनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी, उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, नाइन्थ प्रोविजन क्या था। It separated for the first time provincial budgets from the central budget and authorized the provincial legislature to enact their budget। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है ना, पहली बार ऐसा हो सेपरेट कर दिया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट, प्रोविंस का जो बजट था, यानी जो प्रांत हुआ करते थे, क्षेत्र हुआ करते थे, उनके बजट को अलग कर दिया गया था फ्रॉम द सेंट्रल बजट। जो केंद्र का बजट हुआ करता था, उसके बजट को
जो प्रोविंस के बजट था उससे अलग कर दिया गया। जैसे आप अभी कह सकते हो सेंट्रल लेवल अपना बजट पास करता है और डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग अपना अपना बजट पास करती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि स्टेट का जो बजट था या फिर प्रोविंस का जो बजट था उसे सेंट्रल के बजट से अलग कर दिया गया। एंड अथोराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स टू इनेक्ट देयर बजट। और प्रोविंशियल लेवल पे जो सरकार थी, प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेचर काम कर रही थी, उनको पावर दी गई, उनको मतलब कि आप ये कह सकते हो उनको पावर दे दी गई कि आप क्या करिए, अपना खुद का बजट आप बनाइए, आप अपना बजट इनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो देखो धीरे धीरे क्या था, पहले डिस्कशन तक नहीं कर सकते थे, फिर डिस्कशन करने का अधिकार दिया गया 1893 वाले में। फिर 1909 में आप वोट भी कर सकते थे बजट के लिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना आप क्वेश्चन ही पूछ सकते थे। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया कि प्रोविंस को अधिकार ही दे दिया गया कि ठीक है भैया ऐसा करो, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो चलो ठीक है, बजट अपना खुद से बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो भी मतलब क्षमता है जितना भी बजट बना सकते हो आप बनाओ, हमें कोई इशू नहीं। ठीक है ना। तो सेंट्रल और स्टेट का बजट, प्रोविंस का बजट क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है। लास्ट प्रोविजन क्या था, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टैट्यूटरी कमीशन। एक स्टैट्यूटरी कमीशन जो इंक्वायरी करेगा, ठीक है ना, जानकारी इकट्ठी करेगा, पूछताछ करेगा, to inquire into and report on its working after 10 year of its coming into force। कि 10 साल बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कमीशन की अपॉइंटमेंट करेंगे, एक कमीशन स्टैट्यूटरी कमीशन है, उसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद किया जाएगा। इसीलिए देखो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की स्थापना की जाएगी फिर। ठीक है ना। 1929 1928 में साइमन कमीशन आ जाता है। तो कहते 10 साल बाद, तो अगर 1919 से लगाते हो तो 1929। ठीक है ना। तो कहा गया कि 10 साल बाद आपको क्या किया जाएगा, एक कमीशन की स्थापना की जाएगी और ये देखेगा कि जो हमने यहाँ पे सुधार किए हैं, जो हमने आपको प्रावधान दिए हैं 1919 के एक्ट में, वो सही है या फिर गलत, वो कितनी इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया। ध्यान रखिएगा, बाई कैमरलिज्म, ठीक है ना, डायरकी, डुअल गवर्नमेंट कह सकते हो। बजट पर डिस्कशन तो नहीं करना है, लेकिन आपको बजट की पावर ही दे दी जाती है कि हाँ आप अपना अलग बजट बनाओ। ठीक है ना। वुमेन को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है ना, बहुत सारे प्रावधान लाए गए, सारे के सारे आपके लिए प्रोविजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि वुमेन को अधिकार दिया गया कि नहीं दिया गया था। इसको हम लोग मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। 1909 का तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, सारी की सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्यों जरूरत थी ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या प्रोविजंस थे मैंने आपको ये भी बता दिया है। अब जो अगली क्लास होगी तो वहां पे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलिक एक्ट और आप ये कह सकते हो साइमन कमीशन जिनकी स्थापना की गई थी वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। 1935 का जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे और सारे के सारे प्रोविजन भारत सरकार ने ले लिए थे। फिर बाद में जो संविधान बनाया गया 1949 में, है ना, 26 नवंबर 1949 जो बन के हमारा संविधान तैयार हुआ था, तो उसमें सारे के सारे आधे से ज्यादा प्रोविजन जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थे। ठीक है। तो अगली क्लास तो मिस बिल्कुल नहीं करनी, हालांकि आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि आप इतने बड़े एग्जाम तैयारी करते हो तो छोटी छोटी गलतियां करना आपको सुबह ही देता है। ठीक है ना, क्योंकि एक दो नंबर से पेपर रह जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, वो मैंने महसूस किया है, मेरे साथ हुआ है, 4 नंबर प्रीलिम्स रह गया था, तो मुझे पता है वो चीजें। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है ना। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।